तो देखिए हम पढ़ रहे थे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए, हेल्दी पर्सन होने चाहिए, है ना। तो यही क्या आएगा, हमारी क्वालिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन एक। ठीक है, किस लिए है ज़रूरी एजुकेशन, ताकि लोग क्या है इन फ्यूचर कमा सकें, अच्छी वैल्यूज़ डेवलप कर सकें लाइफ में अपनी। ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर कैसे सहायक होंगे, नेशनल इनकम को, जीडीपी को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, एफिशिएंट हो गई हमारी पॉपुलेशन किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए ज़रूरी होता है एजुकेशन हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसमें भी गर्ल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ज़रूरी की हुई है एजुकेशन। नवोदय है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स है, प्लान आउटले है जो एजुकेशन का वो बढ़ा है 151 करोड़ से 99,300 करोड़ पे पहुँच गया 2020-21 में, जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो सिर्फ 151 करोड़ ही था 1951 के दौरान। जीडीपी हमारी बढ़ी है 0.64 से 4% था एजुकेशन का जीडीपी में जो जा रहा था। अब ये एक्सपेंडिचर कितना हो गया है 3.1% 2019-20 में, मतलब ये 3% के अराउंड क्या है, स्टेगनेंट रहता है। अब इसमें बात की गई है कि जीडीपी जो है हमारा ऑन एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 2.8% हो गया था 2020-21 में। ठीक है, पीछे जो हमने 3.1% एस्टिमेटेड पढ़ा था बजट का, वो कितना था, वो 3% था 2019-20 का था वो। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 20-21 का है। 19-20 में 3.1% के आसपास, 20-21 में 2.8% घट गया है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं लिटरेसी रेट की। ये भी बढ़ा है हमारा, 1951 में 18% था, अब ये इंक्रीज़ हो गया 2018 में जाके 85% हो गया है। ठीक है, मेल का लिटरेसी रेट जो है वो 16.1% था उस टाइम पे, और फीमेल्स का सिर्फ 14.2% था। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो केरला है वहाँ 94% पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड है, और 62% जो है बिहार की। ठीक है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, बढ़ा है वो। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन 7,78,842 लाख जो है। ठीक है, डाटा था ये 2019-20 का। ठीक है, यानी कि लिटरेसी क्या है, ये सिर्फ हमारा राइट नहीं है, ये क्या है, हर सिटीज़न की एक ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके, उनका प्रॉपर यूज़ कर सके, अपनी ड्यूटीज़ को समझ सके और उन्हें निभा सके। ठीक है, फिर नीचे एक टेबल में आपको डाटा दिया गया है कि कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, कितने बच्चे उनमें एनरोल हुए। ठीक है, टीचर्स और कितने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, उनसे संबंधित एक डाटा दिया है 1950 से लेके 20 तक का। तो देखिए एलिमेंट्री स्कूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो अलग बात है कि इनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान एक स्टेप उठाया। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो कि कब आया था, सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ 2010 में आया था। इसी तरीके से फिर मिड डे मील भी आया। ठीक है, वो इसलिए आया ताकि बच्चों को इनक्रेज किया जा सके कि वो खाने के बहाने स्कूल में उनकी अटेंडेंस को इंक्रीज़ कर सके, और एक न्यूट्रिशन जो है उनका उसका लेवल भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये क्या था, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे ताकि लोग एजुकेशन में आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हों। ठीक है, तो ये जो GER रेशो था, ये जो हायर एजुकेशन का जो एज ग्रुप इन्होंने बोला है 18 से 23 साल तक, एलिमेंट्री एजुकेशन में शिक्षा अनिवार्य थी 6 से 14 साल तक के लिए, जो 2010 में आया था। मिड डे मील आया ताकि बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो सके, उनको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिल सकें। इसी तरीके से GER आया। ठीक है, GER आया। हायर एजुकेशन में क्या था, कम बच्चे जो है एनरोल होते थे, निकल जाते थे स्कूलों से, तो उसका रेशो भी हमारा कितना हुआ, 18 से 23 साल तक के बच्चों का हायर एजुकेशन में 27% हुआ 19-20 के अकॉर्डिंग। स्ट्रेटजीज़ थी इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, क्या क्वालिटी
को एजुकेशन की इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, उनमें एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन पे भी जोर दिया गया, ठीक है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये सब आए। तो ये बताता है कि पिछले 60 सालों में हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में हायर लर्निंग के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर के रेशो में भी, ओके। उसके बाद देखिए हेल्थ के एस्पेक्ट पे हम लोग आते हैं। हेल्थ में क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी फर्म है वो क्या चाहती है अपनी फर्म के लिए, ये चाहेगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, तो किसी भी बीमार बंदे को अपने एज अ एम्प्लॉयर नहीं रखेगा। वो चाहेगा कि कोई बंदा जो हेल्दी है वही हमारे यहाँ काम करे, ठीक है। ऐसा ना हो एक दिन आ रहा है 10 दिन छुट्टी ले रहा है, तो उससे क्या है प्रोडक्टिविटी जो है अफेक्ट करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इसलिए वो क्या करेंगे, एक हेल्दी पर्सन को अपने यहाँ पे काम पे रखेंगे, ठीक है, आउटपुट की और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, जिनका एम क्या है, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर देना, फैमिली का उनका वेलफेयर हो सके, अच्छी न्यूट्रिशनल उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए खाना होता है, स्कूल्स में भी मिड डे मील की सुविधाएं होती हैं। तो ये सब क्या है, एक हेल्थ के प्रोस्पेक्टस को ही लेके चले हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं इंडिया ने काफ़ी वास्ट जो है हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड कर लिया है और काफ़ी डेवलप किया है। मैन पावर को भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे भी गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ओके। अब नीचे इस बॉक्स में एक डाटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 2016 के आसपास हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वो इंक्रीज़ हुई है 69.4 ईयर्स हो गई है, यानी 70 साल के आसपास, ठीक है, 2016 के दौरान। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि फिर बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इसमें भी बताया गया है कि ये भी नीचे आया है, काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। 1951 में जो है मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु हो रही थी, ठीक है, वो 147 का रेशो था। फिर ये डिक्रीज़ आया, मतलब 147 से 36 हो गया है 2020 में। इसी तरीके से क्रूड बर्थ रेट है वो भी ड्रॉप हुआ है, 20 आ गया है, ठीक है। डेथ रेट में 6.2 का, और विद इन सेम ड्यूरेशन टाइम के दौरान 18-20 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हुई है, हमारी लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज़ किस लिए हुई, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो गई है, ठीक है। हेल्थ केयर अच्छे हो गए, एजुकेशन अच्छी हो गई, लोग हैं हाइजीन के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की सुविधाएं उनको अवेलेबल हैं और अलग अलग तरह के प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं, ठीक है। उनका न्यूट्रिशन ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें ओवर द ईयर्स जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें क्या कुछ इंक्रीज़ हुआ है। 2014 से 19 तक का डाटा दिया है कि कितने हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितनी डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, नर्सिंग जो है ANM GNM वगैरह वो सब कितनी है। यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, हमारे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बेड, कितने डॉक्टर नर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। तो 14 से 19 तक इनमें क्या कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है वो डाटा गिवन है। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में बहुत से ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है आज भी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं 542 ओनली, पूरे 550 भी नहीं है। एंड डेंटल कॉलेजेस 313 है अपने इंडिया में, ठीक है, जो कि ज़्यादातर किस तरफ हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु साइड, साउथ एरिया की तरफ ही, ठीक है। मैक्सिमम वहीं पे हमारे मेडिकल कॉलेजेस है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं, जो बंदा अर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। जैसे पीछे हमने स्टोरी पढ़ी थी शकल की और विलास की, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि शकल की माँ जो है वो घर के काम काज देखती थी, उनके जो फादर थे वो फील्ड में काम करते थे, वो पैसा कमाते थे, वो घर देखते थे, ठीक है। जीतू सीतू जो उसके बहन भाई थे शकल के, वो क्या थे, घर पे खेलते थे, घूमते फिरते थे ऐसे ही। तो आप क्या समझते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो पहले आप ये जानिए कि अनएम्प्लॉयड होता कौन है। अनएम्प्लॉयड पर्सन वो होगा जो काम करना चाहता है, ठीक है, बट उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो वेज रेट हैं उन पर वो काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिल रहा है, यानी ही इज़ विलिंग टू वर्क एट गोइंग और एग्जिस्टिंग वेजेस बट he did not find any job
ओके। तो इसी तरीके से देख लीजिए शीला है, जैसे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, बाहर जाके वो अपने घर का काम ही संभालना चाहती है। जो शीला है सकल की मदर है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगी? वो नहीं कहलाएंगी, ठीक है, नहीं कहलाएंगी। जीतू सीतू हैं जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी घर में खेल रहे हैं, क्या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है 15 साल से लेके 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन आती है हमारी वर्किंग जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इसके अंदर आती है। मतलब वर्किंग या वर्क फोर्स पॉपुलेशन के अंदर आती है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स का। बट उनमें अनएम्प्लॉयड उसी को माना जाएगा जो काम करना चाहता है बट उसको काम या जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसी के अंदर 2 टर्म्स आती हैं हमारी जो इस चैप्टर में बताई गई हैं। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी टाइप्स की होती हैं, आपकी इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसका क्या मतलब कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है उसको काम नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी एक सीज़न में जो है पर्सन के पास काम नहीं है, तो दैट विल कम अंडर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, यानी कि छिपी हुई बेरोज़गारी। मान लीजिए एक छोटी सी लैंड पे, खेत पे ज़रूरत 5 लोगों के काम करने की है, बट उस पर 10 लोग लगे हुए हैं, तो क्या है उससे कोई उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो जस्ट एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं। बस ये है कि उनको वेज उनका घट के सब में डिवाइड होता जा रहा है, कम कम मिल रहा है, बट उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे आप 5 लोगों को बाहर भी निकाल लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही काम को एफिशिएंटली वो 5 लोग भी उस फील्ड के ऊपर कर सकते हैं। यानी जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो क्या है, छिपी हुई बेरोज़गारी के अंतर्गत आते हैं। दैट विल बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैन पावर का वेस्टेज, ठीक है। आप लोग जानते हैं अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं और जो ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है वो अनएम्प्लॉयड पाई जाती है, क्योंकि वो अपनी अकॉर्डिंग जो है डिज़ायर्ड वेज रेट पर उनको काम नहीं मिलता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अनएम्प्लॉयमेंट क्या इंक्रीज़ करेगा इकोनॉमी में, ओवरलोड इंक्रीज़ हो जाएगा, इनेबल हो जाएंगे पीपल जो है वो एबल नहीं है, एजुकेटेड जो पीपल हैं वो काम करना चाह रहे हैं पर उनको जो काम चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये एक जो है सब्सिस्टेंस लेवल के वेजों पे वो वेजेस जो है उन पर काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, हेल्थ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जो हमारा एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब चीज़ों में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन पे वो लगा नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की जो ओवरऑल ग्रोथ है जो इम्पेक्ट करती है इकोनॉमी को, वो डिप्रेस्ड इकोनॉमी के अंदर आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हो और आपकी इकोनॉमी पे आपकी पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी बनती जा रही है बजाय के एसेट्स को। अब मान लीजिए कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, कम है मतलब ये क्या दिखा रहा है कि लो इनकम पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी जो है उनकी काउंट हो रही है बस। बट क्या है कि उनके पोटेंशियल या जितना उनको इनकम मिलनी चाहिए उस अकॉर्डिंग वो सब प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब बंदा कितनी देर वेट करेगा या कितना वो करेगा, उसे अपना गुजारा तो चलाना होता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग ना होते हुए भी उसको काम करना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है खाली तो नहीं बैठ सकता है। तो जो सब्सिस्टेंस, जो मिनिमम वेज उसको मिल रहा है उसी पे वो काम करने को तैयार हो जाता है। अब इसमें एक फ़ोटो दिखाया गया है, एक मोची हैं जो जूतों को गाँठ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आपको याद है कि आप इन्हें कितना पे करते थे, कोई इतना इनकम नहीं होती इनकी, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, फिर भी ये काम पे जाते हैं ताकि अपने परिवार का गुजारा चला सकें, ठीक है, क्योंकि अगर उनके पीछे बैग भी इतना नहीं है कि कोई उन्हें सपोर्ट कर सके तो उन्हें काम पे निकलना पड़ता है, अपना बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने के लिए निकलना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से घर परिवार में होता है, जैसे लोगों को खेत है वहीं पे सब काम करने लग जाते हैं, बाहर उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये कोई वो चीज़ें नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है पॉवर्टी रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। सरप्लस जो लेबर होता है वो माइग्रेट कर जाता है गाँव से शहरों में,
जॉब वगैरह खोजने के लिए। हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है, ज़्यादातर लेबर को एब्जॉर्ब कर जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर आज भी क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। जहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पाई जाती है और सरप्लस लेबर मूव करता है फिर कहाँ पे, शहरों में काम के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम करता है वो, और टर्शरी सेक्टर में हमारी अलग अलग सुविधाएं सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, डॉक्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, ये सब चीज़ें हमारी सर्विसेज में आ जाती हैं। से इन्होंने स्टोरी दी है एक गांव की, जिसके अंदर कुछ फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ फैमिलीज़ है जो अपने क्लोथ्स खुद सिलते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, खुद ही सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से एक फैमिली डिसाइड करती है कि हम अपने बच्चे को एग्रीकल्चरल कॉलेज भेजेंगे, तो वो क्वालिफाइड हो जाता है एक एग्रो इंजीनियर के रूप में। फिर वो क्या है, क्रिएटिव बन जाता है, अपने गांव में आता है, डिज़ाइन कर सकता है अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। बोने के नए नए तरीके चीज़ों के लिए, मतलब नई नई टेक्निक सीख जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से एक नई जॉब आती है वहाँ पे, एग्रो इंजीनियर नाम से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और फैमिली क्या करती है, अब सरप्लस जो भी उसके पास अनाज होता है वो वहाँ बेचती है, वहाँ से उनको प्रॉफिट मिलता है, कमा पाते हैं वो वहाँ से, ठीक है। तो इंस्पायर हुए इस तरीके से लोग उसकी सक्सेस स्टोरी से, उस बंदे की। तो फिर क्या होता है, वो लोग भी अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जाके पंचायत को कि हमारे गांव में एक स्कूल खोला जाए, और एश्योर करते हैं कि वो सब अपने बच्चों को जो है स्कूलों में भेजेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल खोला जाता है गांव में। अब वहाँ पे क्या है, टीचर्स की भर्ती होती है, बच्चे आना शुरू होते हैं तो टीचर भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे टीचर की पोस्ट आई एक नई, और वहाँ पे क्या है, बेटियों को सिखाया जाता है, डॉटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है सिलाई वगैरह करने की। इससे वहाँ पे एक और नई जॉब आती है टेलर से रिलेटेड, ठीक है। टेलर है, मार्केट में कपड़ा बेचेगा सिल के, तो मुनाफा कमाएगा, ठीक है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो फार्मर्स थे जो अलग से टाइम निकाल के कपड़े लेने जाते थे, वो सारा टाइम बच जाएगा और अपने फील्ड पे उस टाइम को देगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब उनको कपड़ा वगैरह ख़रीदने के लिए अलग से टाइम निकाल के बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने गांव में ही अपने जो सरप्लस उसका प्रोड्यूस होता है वो भी वहीं बेच पाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टेलर, टीचर, एग्रो इंजीनियर और इस तरह की कई जॉब्स क्रिएट की, ठीक है, एजुकेशन के ज़रिए। तो ये क्या इंक्रीज़ किया हमने, राइज़ किया ह्यूमन कैपिटल का अपने यहाँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स वी स्टडीड। थैंक यू।